आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले जो कुछ जरूरी चीज़ है उसको आप समझ लीजिए। कल दो टॉपिक आपको पढ़ाया गया था लास्ट में। एक पढ़ाया गया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ, उसी को आप डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कह सकते हैं, हालांकि थोड़ा दोनों में अंतर होता है, आगे सब बात समझ जाएंगे। और एक दूसरा बताया गया था लॉग का कुछ फॉर्मूला। इस दोनों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसके बिना आप इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, जिनका केमिकल इक्विलिब्रियम समझा हुआ है उनके लिए यह चैप्टर बहुत आसान है, चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। यदि केमिकल इक्विलिब्रियम में आप वीक हुए हैं तो इसमें आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। तीसरा, इस चैप्टर में रटने वाला बात एक को है ही नहीं, पूर्ण रूप से सब समझने वाला बात है, एप्लीकेशन वाला बात है, केमिकल रिएक्शन वाला बात है, डेरिवेशन वाला बात है। तो इसको जितना ज़्यादा हो सके समझने का प्रयास कीजिएगा, क्लास में खिस्सा उस्सा कीजिएगा तो टॉपिक स्किप करेगा दिमाग से, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लास्ट बात, इस चैप्टर का कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होगा, तो आपको कैलकुलेशन पर विशेष काम करना पड़ेगा इस चैप्टर में। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़ना शुरू कीजिए, तब आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। ये चैप्टर थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो उस पर प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा इमेजिनेशन का अच्छा होना जरूरी है। तो हम जो बोलेंगे, जो आपको सोचने के लिए कहेंगे, आप उसको सोच सोच के पढ़िएगा तो आप आसानी से और ढंग से पढ़ पाएंगे, अन्यथा दिक्कत होगी। ट्वेल्थ में जो टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत 3-4 चैप्टर में पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री में, इसीलिए जितना ज़्यादा अच्छा से हो सके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्वेल्थ में इन चीज़ों को हम भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, और या कहीं दूसरे भी जगह आप पढ़ते हैं तो जनरली वो लोग भी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि 11th की चीज़ों को तो ट्वेल्थ में उतना डिटेल में डिस्कस किया नहीं जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। चलिए लिखिए तो। इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो है इलेक्ट्रोलाइट। आप याद कीजिए, बेसिक 11th में भी आप इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़े थे। याद है इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट उस कंपाउंड को कहा जाता है जो वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में केटायन और एनायन में टूट जाता है। जैसे NaCl, नमक, पानी में जब आप इसको डालिएगा ना तो ये टूटता है Na प्लस में और Cl माइनस में, तो केटायन में टूटा, एनायन में टूटा, तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे HCl पानी में टूटता है H प्लस में और Cl माइनस में, HCl क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। NaOH पानी में टूटता है Na प्लस में और OH माइनस में, केटायन और एनायन में टूटा, क्या कहलाएगा? NaOH, इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन C6H12O6 ये ग्लूकोज है, पानी में घुलना अलग बात है और पानी में आयोनाइज्ड होना अलग बात है। पानी में ये घुलता जरूर है लेकिन केटायन और एनायन में टूटता नहीं है, अतः यह इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहलाएगा। यूरिया पानी में घुलता है लेकिन टूटता नहीं है केटायन और एनायन में, इसीलिए वह इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहलाएगा। तो वह सभी कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में अपने केटायन और एनायन में टूट जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है ये? लिखेंगे कंपाउंड विच डिसोसिएट, या आयनाइज लिख दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। लिखेंगे कंपाउंड
विच लिखो यही, कंपाउंड विच डिसोसिएट इनटू इट्स केटायन एंड एनायन in aqueous solution is called electrolyte. As for example, NaCl पानी में टूटता कैसे है? Na प्लस में और Cl माइनस में। HCl H प्लस Cl माइनस में। HNO3 H प्लस NO3 माइनस में। NaOH Na प्लस OH माइनस। तो ये हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखो ये सब इलेक्ट्रोलाइट है, जब पानी में डालोगे ना तब ये टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में, H प्लस Cl माइनस में, यानी सबको किस में डाला गया है? वाटर में। तो ये सारे के सारे कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे क्योंकि ये टूटेगा केटायन और एनायन में। जैसे H2SO4 कैसे टूटता है? ये 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में। इसका नाम इलेक्ट्रोलाइट क्यों पड़ा, अब आप इसके बारे में सुन लीजिए। यदि आप डिस्टिल्ड वाटर में एक प्लस और एक माइनस करंट डाल दीजिए और आप इस पानी को छूइए तो आपको करंट नहीं मारेगा, लेकिन यदि आप NaCl को इसमें घोला दीजिए और उसके बाद करंट देके इस पानी को छूइए, जितना झटका आपको तार छूने से लगता है ना, उससे तनियों कम झटका आपको इसको छूने से नहीं लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसीलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं, और जो चीज केटायन और एनायन में टूटा वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। लेकिन यदि आप इसी में ग्लूकोज डाल दीजिए, ग्लूकोज C6H12O6, आप देखेंगे कि ग्लूकोज डालने के बाद भी आपको झटका वैसा नहीं लग रहा है, या थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ ठीक है समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ ऐसा फील करेंगे आपको कि हाथ में सिरसिरी टाइप का कुछ आ रहा है, लेकिन ऐसा फील नहीं करेंगे कि आपको जोर का झटका मार दिया। तो जो चीज केटायन और एनायन में टूटता है वही सॉल्यूशन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जो केटायन और एनायन में टूटा ही नहीं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसके बारे में हम हल्का सा भी बात आपको बतलाए, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3 NCERT पार्ट 1 क्लास 12th में। तो अभी हम इसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, हम बस नाम के बारे में आपको बता रहे थे। तो क्या आपको यह समझ में आया कि इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ उसको कहेंगे जो पानी में केटायन में और एनायन में टूट जाए। क्लियर है? अब जानिए ये इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको लिखे क्या आप लोग? लिख चुके हैं? लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नीचे लिखिए तो एरो देखिए, there are two types of electrolytes. There are two types of electrolytes. A number a strong electrolyte, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है बाबू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता, सुनो पहले भी लिखना मत, अब यदि आप ये हेडिंग डाल चुके हैं तो अब आप 2-4 मिनट हमको सुनिए ध्यान से। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट है, एक कमजोर है, दुर्बल है।
क्या है इसका मतलब पहले आप समझो। इसके लिए आपको दो डिफरेंट एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, दोनों का एक एक। जैसे NaCl ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और CH3COOH ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको जब आप पानी में डालिएगा ना, NaCl को जब तुम पानी में डालोगे तो 10 जैसे पानी में डालोगे तब तो ये टूटेगा किस में, Na प्लस में और Cl माइनस में। इसको जब आप पानी में डालिएगा ना तो ये भी टूटता है CH3COO माइनस में और H प्लस में। यानी केटायन एनायन में ये भी टूटा, केटायन एनायन में ये भी टूटा। ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट। अब दोनों में देखिए समानता क्या है कि दोनों केटायन और एनायन में टूटा, इसलिए दोनों इलेक्ट्रोलाइट है। अंतर क्या है अब ये सुनिए, जो मेन बात है इसका। यदि तुम इसका इसका 10 मॉलिक्यूल पानी में डालोगे, यानी ऐसा ऐसा कितना पार्टिकल 10, तो पानी में ना 10 का 10 टूट जाएगा। तो 10 को देगा Na प्लस और 10 को देगा Cl माइनस। यानी पानी में डालने के बाद आपको Na प्लस से दर्शन होगा, Cl माइनस से दर्शन होगा, आपको NaCl से दर्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथ में वो NaCl था, अंदर जाके वो अलग अलग हो गया, Na प्लस अलग Cl माइनस अलग। 10 डाले 10 टूटा, 20 डालेंगे 20 टूटेगा, 100 डालेंगे 100 टूटेगा, 1 करोड़ मॉलिक्यूल डालेंगे 1 करोड़ टूटेगा। कहने का मतलब जितना डालेंगे उतना टूटेगा। इसका मतलब 100% आयोनाइजेशन हो रहा है। जितना आप रिएक्टेंट ले रहे हैं वह पूरा का पूरा रिएक्टेंट खर्च हो जा रहा है। इसका मतलब इसके अल्फा का मान 1 होगा, क्योंकि खर्च, जैसे आप 2 मोल लिए 2 मोल टूट गया, 10 मोल लिए 10 मोल टूट गया। यूज्ड मोल बाई टोटल टेकन मोल, यूज्ड मोल 10, टेकन मोल 10, 10/10 कितना हो जाएगा 1। इट मीन्स वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज 1। क्लियर है ये। अब यहां आइए इधर, मतलब जब तुम NaCl को पानी में डाल दोगे ना तो तुमको NaCl मिलेगा ही नहीं, तब तुमको क्या मिलेगा, Na प्लस और Cl माइनस। ये पूर्ण रूप से टूटता है। अब वापस इस पर आ जाओ। इसका यदि तुम 100 मॉलिक्यूल पानी में डालोगे ना, यानी ऐसा ऐसा कितना पार्टिकल, 100 पार्टिकल, ये बहुत भदर शून्य टाइप का चीज है। 100 गो में ना 2 गो मॉलिक्यूल इस तरह से टूटेगा, 3 गो टूटेगा। मतलब जिस तरह से वो 100% डिसोसिएट हुआ ना, ये 2-3%, 0.5% डिसोसिएट होता है, बहुत कम मात्रा में टूटता है। क्यों ऐसा होता है इसकी बात बाद में कर लेंगे। फिलहाल जो कह रहे हैं आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप डाले 100, तो 100 में मात्र 2 गो टूटा इस तरह से। इसका मतलब 2 गो आयन इसका बनेगा, 2 गो आयन इसका बनेगा, और 98 मॉलिक्यूल पानी में आप जैसे डाले वैसे ही रह गया, उसमें कोई अंतर हुआ ही नहीं। जो बाहर में था वही अंदर में है। यानी यहां पर आपने देखा कि वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हुआ, पूरा का पूरा आयन। देखो, डिसोसिएट होना और आयोनाइज्ड होना दोनों में अंतर है। सेंस दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में केमिकली डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है उसको भी समझ लीजिए। जैसे होता है ना कि जैसे आप मान लीजिए लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं तो लगता हो कोई, यदि ढंग का लोग सुनेगा तो उसको लगेगा कि बार बार गलत बोल रहा है, लेकिन वो तो ये समझेगा नहीं कि सामने बैठा हुआ कौन है। तो बड़ा संभल के हमको बोलना पड़ता है। PCl5 यदि टूटा PCl3 में और Cl2 में, इसको कहा जाता है डिसोसिएशन, क्योंकि एक बड़ा पार्टिकल 2 छोटे छोटे पार्टिकल में बदला। जो पार्टिकल था वो उधर भी न्यूट्रल था, और इधर जो प्रोडक्ट बना यह भी न्यूट्रल है। लेकिन आप NaCl को देखिए, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन जब टूटा तो आयन बन गया। तो आयन बना तो इसको बोलेंगे, आयन बन के टूटा तो इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन। और यदि मॉलिक्यूल बन के टूटा या आइटम बन के टूटा तो इसको बोलेंगे डिसोसिएशन। यदि जुड़ गया तो उसको बोलेंगे एसोसिएशन। समझ रहे हैं। तो इस तरह की बातें होती है। अब आइए वापस यहां पर। तो पानी के बाहर 100 मॉलिक्यूल था CH3COOH का। जब आप इसका 100 मॉलिक्यूल इसमें डाले तो 98 को मॉलिक्यूल ऐसा ही पानी में है, पानी में वो टूटा ही नहीं, बदर शून्य है, सुस्त है तुम्हारी तरह। और एक आध दो को जो पढ़ने लिखने वाला है, जिसको लगता है कि नहीं हमको रिएक्शन
करना चाहिए, वो एक आध दो गो टूट गया और टूटा तो मान लो दो गो टूटा, तो दो गो टूटा तो दो गो आयन इसका देगा और दो गो आयन इसका देगा, तो बताइए तो दो गो आयन देगा। जरा आप सोचिए आप ही कि आप NaCl का 100 मॉलिक्यूल डालेंगे तो सॉल्यूशन में टोटल आयन कितना होगा? 200। 100 Na प्लस का 100 Cl माइनस का। लेकिन जब आप इसका 100 मॉलिक्यूल डाले और दुए को टूटा तो बताइए तो पानी में टोटल आयन कितना होगा? 4 गो होगा। आयन तो मात्र 4 ही गो होगा, 2 गो इसका और 2 गो इसका, बाद बाकी तो 98 मॉलिक्यूल के रूप में है, वो तो आयन बना ही नहीं। आई बात समझ में? अब जरा बताइए कि ऐसे में जोड़ का झटका NaCl में लगेगा या CH3COH में लगेगा? NaCl में लगेगा, क्योंकि उसमें आयन की संख्या ज्यादा है और इसमें आयन की संख्या कम है, ये अंतर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये किया क्यों, ऐसा क्यों किया? जब वो भी टूटता है ये भी टूटता है तो वो पूरा टूटा ये पूरा नहीं टूटा, इसका क्या कारण है? इसके कारण को समझने के लिए केमिस्ट्री के बहुत सारी चीजों का जानकारी होना जरूरी है, जिसमें एक छोटा सा चीज हम आपको बता रहे हैं। NaCl में एक है मेटल एक है नॉन मेटल, ये बना होगा Na प्लस से और Cl माइनस से। यहां पर बॉन्ड होगा आयनिक और ये कंपाउंड है आयनिक। आयनिक कंपाउंड है, वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया, आयन बना दिया। और CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यहां पर O और H वाला बॉन्ड ही टूटता है, ऊपर माइनस और H पर प्लस आता है, यही ना टूटा था बॉन्ड, CH3COO माइनस और H प्लस, यही ना बना था। तो यहां पर O और H के जो बीच O और H के बीच जो बॉन्ड बनता है वह आयनिक नहीं है, वह कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट। क्यों है कोवैलेंट? क्योंकि ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, नॉन मेटल के बीच हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फिर भी ये कुछ मात्रा में इसलिए टूट गया क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, किससे? हाइड्रोजन से, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, वाटर में आयनाइज्ड हो जाता है थोड़ी बहुत मात्रा में, जिसके कारण ये वाला बॉन्ड टूटता है। ये टूटेगा लेकिन ये नहीं टूटेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर तो है लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इतना अंतर नहीं है कि वाटर उस बॉन्ड को तोड़ दे, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कुछ बॉन्ड को ये तोड़ देता है। समझ में आया कि इसके पीछे का क्या रीजन है? उसका नेचर अलग है, उसके बॉन्ड का नेचर अलग है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब अलग अलग कंपाउंड का नेचर अलग अलग होता है, जैसे बहुत सारे आयनिक सॉलिड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, बहुत सारे आयनिक सॉलिड होते हैं जो पानी में घुलते ही नहीं है, जैसे AgCl है आयनिक कंपाउंड लेकिन फिर भी ये पानी में घुलता उलता नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। AgBr पानी में नहीं घुलता है। तो यही ना हम बोले कि इसके पीछे बहुत सारा बात है जो आप सीखेंगे, लैटिस एनर्जी है, सॉल्वेशन है, हाइड्रेशन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है। आप इस सब बात को पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में, वहां पर आपको और बेहतर समझ में आएगा। और सॉल्युबिलिटी के बारे में कि कौन पानी में घुलेगा कौन पानी में नहीं घुलेगा, कौन टूटेगा कौन नहीं टूटेगा, इसके बारे में कुछ आइडिया आपको इस चैप्टर में भी मिलेगा। तो इसका एक लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, इसको हम देखेंगे आगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना पर आप समझ सकते हैं कि कोई स्ट्रांग है और कोई वीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है। क्लियर है यहां तक? अब बताइए कि उसके लिए अल्फा का मान 1 था, तो बताइए इसके लिए अल्फा का मान 1 से बहुत ही ज्यादा कम होगा, 0 तो नहीं होगा। 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 100 में 2 टूटा तो सही, 100 लिए तो 2 टूटा ना जी, इसका मतलब अल्फा का मान हो जाएगा 0.02। यदि 20 को टूटता तो अल्फा का मान हो जाता 0.2, 50 को टूटता तो 100 में 50 टूटता तो अल्फा का मान हो जाता 0.5, और 100 में 100 टूटता तो अल्फा का मान हो जाता 1। ये सिर्फ तब होगा जब वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, 100% आयोनाइजेशन हो। और बहुत कम टूटा है, इसका मतलब बहुत कम टूटा है, पार्शियली आयोनाइज्ड हुआ है। तो अल्फा क्या बतलाता है हमें? अल्फा हमें एग्जैक्ट फिगर बतलाता है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी में कितना डिसोसिएट कर रहा है। अल्फा लिखा हुआ है 1, इसका मतलब है पूरा का पूरा टूटेगा। अल्फा लिखा हुआ है 0.5, इसका मतलब 1 में 0.5 टूटा, यानी 100 में 50 टूटा, यानी 50% डिसोसिएशन हो रहा है। तो अल्फा का काम है इस बात को प्रैक्टिकली बता देना, सॉरी इस बात को थियोरिटिकली बता देना कि कोई चीज पानी में जाने के बाद कितनी संख्या में टूटेगा और कितना वैसे ही रह जाएगा। अब समझे बात को? तो इलेक्ट्रोलाइट कितना टाइप का हुआ? 2 टाइप का। कौन कौन? स्ट्रॉन्ग और वीक। किसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट?
electrolyte which dissociate completely in aqueous solution or electrolyte which dissociate 100% in aqueous solution is called a strong electrolyte, and value of alpha for strong electrolyte is 1. क्लियर है? ये कोई दिक्कत तो नहीं है? और उसको कैसे डिफाइन करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट को? इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट पार्शियली इज कॉल्ड weak electrolyte, and value of alpha, it means value of degree of dissociation or value of degree of ionization is extremely less than 1 for weak electrolyte. क्लियर है? ये लिखेंगे, इसका हम एग्जाम्पल भी करते चलेंगे. लिखिए तो, हेडिंग डाले हुए हैं, क्या लिखें? हाँ चलिए इसको लिखते हैं हम लोग. ए नंबर हेडिंग डाल दीजिए, नहीं डाले हैं तो. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे. इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट completely in aqueous solution. What do you mean by aqueous solution? Solution in which solvent is water. किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट यदि वाटर हो तो उसी को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं. एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. एज फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिख देते हैं, जैसे NaCl, HCl, HNO3, H2SO4, NaOH, KOH, KCl, NaNO3, etc. Value of alpha is 1 for strong इलेक्ट्रोलाइट. तो अल्फा का वैल्यू हमेशा कितना होगा? 1 होगा, ध्यान रखिएगा. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब एक चीज देखो, कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है कि वाटर में NaCl का 90% आयोनाइजेशन हो रहा है, तो बताइए अल्फा का मान कितना? 0.9. 0.9 91 कैसे होगा? अल्फा का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है. अरे वो परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शन में बदल दो. 100 में 90 खर्च होगा तो 1 में कितना खर्च होगा? 0.9 खर्च होगा. अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आप लिखाए थे कि NaCl का अल्फा 1 होता है, क्वेश्चन में दे दिया 0.9, तो क्वेश्चन गलत है या आप? तो ना हम गलत है ना क्वेश्चन गलत है. कंडीशन यदि आपको क्वेश्चन दे दिया कि आप अल्फा का मान 0.9 पर बनाइए तो आप 0.9 पर बनाइए, लेकिन मोटा मोटी आपको ये बताया गया कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये पूरा तरीके से टूटता है. हालांकि इसके अंदर भी और भी बहुत सारी बातें हैं जो अभी तुरंत समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि चैप्टर तो अभी शुरू ही हुआ है. कभी कभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी 100% डिसोसिएशन नहीं होता है. जब कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है, जनरली खास करके 1 m से ज्यादा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी डिसोसिएशन पूरा तरह से नहीं होता है. तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे हम इस चैप्टर में, लेकिन अभी मोटा मोटी कंसेप्ट समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा का वैल्यू कितना होता है? 1. यदि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो अल्फा का मान कितना कंसीडर करेंगे? 1. और यदि लिख दिया तो वही कंसीडर करेंगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है. दूसरा लिखेंगे बी नंबर. वीक इलेक्ट्रोलाइट. बताइए, इसी डेफिनेशन में थोड़ा छेड़छाड़ कर दें. यहां पर आप लिखें इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट कंप्लीटली, यहां पर क्या हो जाएगा? विच डिसोसिएट पार्शियली. तो कंप्लीटली की जगह पार्शियली का यूज कर दीजिए. हम इसी को कॉपी कर लेते हैं उधर.
ओ तो रे सब गड़बड़ हो गया क्या रे? ये गड़बड़ हो गया है। तो सब हिलेगा डोलेगा। लिखो इलेक्ट्रोलाइट विच डिस। अच्छा एक काम करते हैं, एक उपाय है, लिखाएंगे कुछ यहाँ बदलो ना चुट्टा कहीं का, लिखाइए दीजिए ना, इतना काम नहीं कर सकता है अपने से। एक नंबर जो है ना आलसी है। हो गया, इसमें तुमको दांत ही लग रहा था, चोर पकेट मार कहेगा। इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल लिख लेंगे, HCOOH, कौन इसका नाम बताएंगे? है कोई जो इसका नाम बता सके? बानर। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, यही है ना ये। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AgCl, AgBr, these all are weak electrolyte। एग्जाम्पल होने को बहुत हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये सब आता है, इसीलिए आपको ये सब समझना जरूरी है। देखो टूटेगा ये सब भी टूटेगा, वो सब भी, खाली वो 100% टूटेगा, ये बहुत 1-2%, 0.2% ऐसे टूटता है, बहुत पार्शियली टूटता है। वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। अल्फा का मान जो होता है ना 1 से बहुत कम होता है, किस केस में? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सभी को गुड मॉर्निंग, जो लाइव जीरो में हम देख नहीं पाए थे तो तक, आप लोग को भी गुड मॉर्निंग। ऐसा मत समझिए कि आप लोग को छोड़ दिया गया, सब एक ही में आते हैं। हो गया यहाँ तक लिखा हुआ? चलिए फिर से कुछ कंसेप्चुअल चीजों पर ध्यान दीजिए। NaCl कंप्लीटली टूटता है, इसका मतलब इसका टूटने का काफी ज्यादा नेचर है, इसका कैरेक्टर ही है कि ये पूरी तरह से टूटेगा पानी में। जो पानी में पूरी तरह से टूट गया, क्या लगता है कि दोबारा फिर वो जुड़ के NaCl बना देगा पानी में? कभी नहीं बनाएगा। इसका मतलब है कि ये एक तरफा चलेगा, ऐसा नहीं है कि NaCl टूट गया Na प्लस में Cl माइनस में, और फिर Na प्लस Cl माइनस जुड़ गया NaCl में। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि NaCl को पानी में घुला दी और रात भर छोड़ने के बाद पूरे रात में नमक नीचे में बैठ गया? नमक यदि नीचे में नहीं बैठा, इसका मतलब Na प्लस और Cl माइनस दोबारा NaCl का निर्माण नहीं कर पाया, क्योंकि यदि वो NaCl बनता तो वो नीचे जाके बैठ जाता। इसका मतलब है कि ये आयोनाइजेशन जो होता है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ये इरिवर्सिबल होता है, और यदि इरिवर्सिबल है तो इसमें हम इक्विलिब्रियम के किसी भी कंसेप्ट की चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश नहीं करता है। कौन करता है? रिवर्सिबल। तो आइए अब वापस दूसरे टाइप पर। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COOH, इसमें 2 मॉलिक्यूल था जो CH3CO माइनस में टूटा और H प्लस में टूटा, और फिर क्या किया, दोनों आपस में मिलके किसको बना दिया? CH3COH को। अब 100 मॉलिक्यूल में जो और कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, कहेगा अब तुम टूटो, मेरा टूटा हुआ हो गया, हम बहुत एक्सट्रीमली टूट चुके हैं। अब दूसरा टूटेगा, फिर थोड़ी देर के बाद यो दोनों जुड़ के इसमें बदल जाएगा, फिर कहेगा तीसरा टूटो। मतलब टूटने और जुड़ने का जो प्रोसेस होता है वो चलता रहता है, किस केस में? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में।
यहां से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन होता है वह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और यदि यह रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यह इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करेगा, और यदि यह इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करेगा तो इसमें आयन इन्वॉल्व हो गया है, इसीलिए हम लोग इसको कैसा इक्विलिब्रियम कहेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम। समझे कि अब आप धीरे धीरे चैप्टर पर जा रहे हैं, और यह समझ में आया कि क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग पढ़े थे। तो यदि आप यहां समझे तो भी और नहीं समझे तो भी आपको बस एक चीज दिमाग में रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन इरिवर्सिबल प्रोसेस है और ये इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश नहीं करता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और यह इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है उसी को हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, या फिर वह इक्विलिब्रियम जिसमें कम से कम एक आयन हो, चाहे रिएक्टेंट की तरफ चाहे प्रोडक्ट की तरफ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसे अभी तक आप जो इक्विलिब्रियम पढ़े थे, आप पढ़े N2 + 3H2 कन्वर्ट किया 2NH3 में, आप देखिए तो इक्को को कहीं है आयन, न रिएक्टेंट में आयन है न प्रोडक्ट में आयन है, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आएगा। और इसमें इक्को को आयन दिख गया तो दुद्दू को आयन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड कहीं भी एक भी आयन दिख गया तो समझ जाइए कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आने वाला नहीं है, वो किसके अंतर्गत आएगा? आयनिक इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आएगा, वो इस चैप्टर में आएगा। आई बात समझ में? वो लिखेंगे नीचे एरो देके, एरो देके क्या नोट करके लिखेंगे। लिखेंगे आयोनाइजेशन ऑफ strong electrolytes are irreversible and hence does not form equilibrium, does not need, do not form, hence do not form ionization of strong electrolytes are irreversible, hence do not form equilibrium. आगे लिखेंगे अगला पॉइंट, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर रिवर्सिबल। आयोनाइजेशन of strong electrolytes weak ionization of weak electrolytes are reversible and forms equilibrium and forms equilibrium। क्या यहां तक में कोई दिक्कत है रे किसी को? अब आगे सुनो, इस पूरे चैप्टर में हम हमेशा काम करेंगे किस पर? स्ट्रॉन्ग पर या वीक पर? वीक पर, क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम से मतलब है और इक्विलिब्रियम का एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जानिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन को 3 डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, दिखाया जाता है। लिखेंगे नीचे एरो देके, आयोनाइजेशन ऑफ, लिखते जाइए साथ साथ तो लेट हो जाएगा। आयोनाइजेशन ऑफ weak electrolyte can be expressed in three different ways.
आयोनाइजेशन ऑफ वीक, क्या लिख रहे हैं भाई, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 डिफरेंट वेज। अब देखिए पहला तरीका इसका क्या है, पहले मान लेते हैं लेट ए बी इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम मान लिए हैं कि ये भी क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए ए बी प्लस H2O, रिवर्सिबल का साइन दिए, ये ए प्लस में टूटा और बी माइनस में टूटा। इसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं ए बी एक्वस ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस, इसमें टूटा। इसी को मान लीजिए ऐसे ए बी, ये टूटा ए प्लस में और बी माइनस में। ये तीनों सेम ही बात है, कोई भी बात लिखा हुआ रहे ना आप इसको अलग नहीं समझेंगे, तीनों सेम चीज है। और सेम चीज में ये क्या हो क्या रहा है, यहां पर आयोनाइजेशन हो रहा है, किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। एक में देखिए वाटर को स्पष्ट रूप से लिख दिया कि ए बी किसके साथ जुड़ रहा है, वाटर के साथ। दूसरा में देखिए लिखा ए बी, ए क्यू डॉट का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जल में, जलीय। और यहां देखिए ए बी टूट रहा है प्लस बी प्लस में, यहां पर वाटर का कोई चर्चा नहीं किया। चर्चा नहीं किया तो क्या, आयन का एग्जिस्टेंस ही वाटर में होता है, तो चाहे लिखे या ना लिखे वहां पर वाटर है। क्लियर है ये, तो इस तीन में से किसी भी तरीका से लिख दें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, तो अब हम अपने चैप्टर को डिफाइन करेंगे। अब उसको सुनिएगा थोड़ा ध्यान से आप लोग। हम लोग कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिवर्सिबल and forms equilibrium, and this equilibrium is called, or equilibrium which is established by ionization of weak electrolyte is called ionic equilibrium। और इसी को दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, equilibrium in which at least one ion is present, चाहे वह रिएक्टेंट में हो चाहे वह प्रोडक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। लिखेंगे नीचे एरो देके, ये हो गया लिखा हुआ, ये लिखे पूरा किए, लिखेंगे एरो देके। लिखेंगे इक्विलिब्रियम which is equilibrium which is established by equilibrium which is established by ionization of तुम लोग को शौक चढ़ा था इंग्लिश मीडियम में बैठने का। एक वर्ड इंडियन नहीं आता है, एक दूसरे के मुंह देखती की बोले, क्या क्या था, मारेंगे लपड़ बस। लिखेंगे इक्विलिब्रियम व्हिच इज एस्टेब्लिश्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ionization of weak electrolyte is called ionization of weak electrolyte is called ionic equilibrium, is called ionic equilibrium। तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन है, इसी को हम एक और तरह से लिख सकते हैं, आप उसको भी एरो देके लिख लीजिए। लिखेंगे equilibrium in which at least one ion is present, equilibrium in which at least, लिस्ट ऐसे मत लिख दीजिए, लिस्ट, at least one ion is present is called ionic equilibrium।
तो अब आप बताइए कि आयनिक इक्विलिब्रियम में कम से कम इक्को गो आयन कब रहेगा? जब आयोनाइजेशन होगा, हाँ या ना? और आयोनाइजेशन भी किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा, उसमें तो रिवर्सिबल होगा नहीं, तो वहां पर इक्विलिब्रियम की बात कहां से आएगी? तो इस तरह से आज आप समझे हैं इस चैप्टर का नाम, अब समझेंगे चैप्टर का काम। समझे? और इसको समझाया था सबसे पहले ओस्टवाल्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने। ओस्टवाल्ड हम लिख देते हैं। तो वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक होगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन। लोग क्या कर रही है? पेन उठा रही है क्या? तो पैड से ढोलक लिखिए हेडिंग। लिखेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए ये चैप्टर शुरू होता है यहीं से, एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट होता है। अब जरा बताइए कि आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट नहीं होता तो क्या आप इस चैप्टर को समझ पाते? इसीलिए स्ट्रॉन्ग, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट को समझे तो वहां पर स्ट्रॉन्ग को भी समझना जरूरी है। आप पूरा सॉल्यूशन चैप्टर पढ़िएगा 12th में सेकेंड यूनिट, पूरा थर्ड चैप्टर पढ़िएगा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th थर्ड यूनिट, देखिएगा पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट भरा पड़ा है। आज यहां नहीं समझे तो वहां थोड़े कोई सिखाएगा आपको। तो बताइए इसमें दिक्कत तो नहीं है? अब थोड़ा इसको सुनेंगे कि इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है। ये जो टॉपिक आप हेडिंग डाले हैं इसके अंतर्गत क्या आता है? अभी तुरंत आपको बताया गया कि CH3COOH पानी में टूटता तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में टूटता है, इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत कम है। अच्छा, कल जो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़े थे उसी को हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कह सकते हैं। यदि डिसोसिएशन हो रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे, आयोनाइजेशन हो रहा है तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहेंगे। एसोसिएशन हो रहा है तो उसी को डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहा जाएगा। और हर बार डिनोट किस चीज से करेंगे? अल्फा से। सब एक ही चीज है। आप आगे पढ़िएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, आगे बहुत सारा डिग्री पढ़ना है आपको, सबको अल्फा से ही डिनोट करते हैं और सब एक ही चीज है मिला जुला के। इस लॉ में आप ये पढ़ेंगे कि आपने देखा कि 100 में मात्र दुए को टूटा था शुरू में। इस लॉ में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे इसके आयोनाइजेशन को और बढ़ाया जा सकता है। अच्छा जरा बताइए कि CH3COOH टूटेगा CH3COO माइनस में और H प्लस में। मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश कर लिया रिएक्शन। अब यदि हम कोई ऐसा काम करें कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव कर जाए, फॉरवर्ड में मूव कर जाए मतलब रिएक्टेंट खर्च होने लगेगा, प्रोडक्ट बनने लगेगा। तो प्रोडक्ट बनने लगेगा इसका मतलब ज्यादा मात्रा में ये टूटेगा, ज्यादा मात्रा में ये बनेगा। तो जो पहले 2 को टूटा था हो सकता है कि 10 को टूटे, हो सकता है 20 को टूटे। तो इसी से संबंधित ओस्टवाल्ड ने कुछ नियम दिया। वो नियम कल पूरा का पूरा क्लास में पता नहीं खत्म हो भी पाएगा कि नहीं, कहना मुश्किल है, बहुत लंबा चौड़ा बात है इसके अंतर्गत, बहुत समझने वाली बात है। तो इसमें आप ये समझेंगे कि कैसे इसके आयोनाइजेशन को और बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसके आयोनाइजेशन को और घटाया जा सकता है। इन्हीं सब बातों से संबंधित इसका पूरा का पूरा नियम है। तो इन सारी चीजों को हम लोग करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। किसी को दिक्कत भी हुआ समझने में? आइए कल।